हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी जीएस क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट होगी और हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे। बहुत आसान और इजी वे में जियोग्राफी को पढ़ेंगे, समझेंगे और बाकी क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट होंगी। आज से जियोग्राफी स्टार्ट हो रही है और हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे क्लास। पहले हम लोग कुछ नामकरण देख लेते हैं। आइए, एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद जियोलॉजी, उसके बाद हम लोग देखेंगे टोपोग्राफी और उसके बाद जियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। जियोग्राफी, ठीक। एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में कहते हैं खगोल विज्ञान। और जियोलॉजी को भूगर्भ विज्ञान और टोपोलॉजी को भू आकृति विज्ञान। और जियोग्राफी को तो सब जानते हैं कि भूगोल, ठीक। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल। तो कुछ पृथ्वी हमारी इस टाइप की है, मतलब गोल है इस टाइप की, लेकिन दरअसल एक औसत एवरेज आकार है, क्योंकि हम लोग ऊपरी सतह पे रहते हैं। तो कहीं पहाड़ हैं जैसे हिमालय हो गया, तो कहीं समतल भूमि या मैदान है, तो कहीं नदियाँ हैं। तो आप कह सकते हो कि ऐसे 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 ऐसे, मतलब यहाँ पे बना लेते हैं, 1 मिनट। ऐसे इस तरीके से है, लेकिन हम लोगों ने गोल एवरेज लिया है, ठीक है। तो जो हम लोग पृथ्वी के अंदर पढ़ते हैं, अंदर जो, उसे कहते हैं जियोलॉजी, ठीक है। और जो लोग हम लोग बाहर पृथ्वी की ऊपरी सतह की जो हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे उसे कहते हैं जियोग्राफी, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जियोग्राफी, ठीक है। तो जियोग्राफी, चलो इसे हटा देते हैं। जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन और वर्ल्ड, ठीक। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इंडियन। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए हमने आप लोगों के लिए मैप बना रखा है, देखते हैं। क्योंकि वैसे इसमें हम लोग चार वर्गों में इसका वर्गीकरण करेंगे और पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ये हम लोग हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं, ठीक। ये हमारा ट्रांस हिमालय और ये वाला बृहद हिमालय, या इसको हम लोग कहते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय जो है वो इंडियन रीजन में यहाँ तक, इसे कह सकते हो ट्रांस हिमालय, ठीक। और ये बृहद हिमालय
उसके बाद हम लोग लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय मध्य हिमालय एक कंटिन्यूअस श्रृंखला नहीं है, बीच बीच में खंडित विभाजित है। ठीक, उसके बाद हम लोग शिवालिक श्रेणी देखेंगे। शिवालिक श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते मिल जाती है। ठीक, तो ये हो गया ट्रांस, यहाँ लिखते हैं, ये हो गया ट्रांस हिमालय। ठीक, ये इसे हम लोग बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं, ये बृहद। ठीक, बृहद हो गया। और इधर वाला ये शिवालिक। ठीक, और बीच वाले को हम लोग यहाँ नोट करते हैं, इसे लघु या मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक, बृहद। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस वाले रीजन में, यहाँ पे मैदानी भाग। ठीक, मैदानी भाग। और ये हमारा पठारी भाग। ठीक, और यहाँ पे ये इधर मरुस्थल है हमारा, इसे हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो कितने भाग हमने तैयार कर लिए, इधर वाला हटा देते हैं। अब ये हो गया, तो ये हम लोगों ने वर्गीकरण किया है। पर्वत, नंबर 1 पर्वत, नंबर 2 मैदान, नंबर 3 पठार। ठीक, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। और चौथा हमारा रहेगा ये वाला, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तटीय क्षेत्र। ठीक, वैसे अधिकतर किताबों में ये तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र अलग अलग है। ठीक है, ये वाला, और कुछ बुकों में एक ही में लिख रखा है, लेकिन हम लोग 4 ही में वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि एक थार का मरुस्थल भी है जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इन सब के अलावा तो तटीय क्षेत्र और द्वीप एक साथ पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, हम आपको बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है आज। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। अब थोड़ा पर्वतीय क्षेत्र देख लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र, आई होप ये आप लोग साथ में लिखते जा रहे होंगे, नोट्स बनाएंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में 2 सिद्धांत दिए गए हैं। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में 2 सिद्धांत हैं, एक भूसन्नति का और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, विवर्तनिक सिद्धांत। तो हम दोनों सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो भूसन्नति के सिद्धांत, पहले हम लोग जानते हैं भूसन्नति। भूसन्नति में ये माना जाता है कि पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, और इसे संयुक्त रूप से, इस वाले रीजन को संयुक्त रूप से हम लोग
पूरे पेंजिया कहते हैं, पेंजिया। ठीक, पेंजिया। पेंजिया दो भागों में बट गया। एक उत्तरी भाग को हम लोग संयुक्त रूप से इसे पेंजिया कहते हैं, और पेंजिया जब दो भागों में बटा तो उत्तरी भाग को हमने कहा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक, और दक्षिणी भाग को हमने बोला गोंडवाना, गोंडवाना। ठीक, दक्षिणी भाग गोंडवाना हो गया। तो ये इनमें संचार हुआ धीरे 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 धीरे। ये जो ऊपर वाला भाग है जिसे हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं, और नीचे वाला भाग गोंडवाना के बीच में जो ये जगह है, ये जो गैप, ये सागर को हम लोगों ने कहा तैथिस सागर, तैथिस सागर। इसे तैथिस सागर नाम दिया गया, तैथिस सागर। ठीक, हम लोग एकदम चीज़ों को बहुत डिटेल में समझेंगे, जिससे कि हमको जब आगे चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और माना जाता है कि गोंडवाना लैंड जब धीरे 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 ऊपर की ओर संचरण हुआ, तो बीच में और इधर से यहाँ अवसाद इकट्ठा हो गया। अवसाद मतलब ऐसे समझो कचड़ा होता है, टूटे बिखरे जो अपरदित पत्थर वगैरह होते हैं, वो आके यहाँ इनकी नदियों ने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ऊपर से आने वाली और नीचे से आने वाली। ठीक, जब धीरे 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 ये भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई, भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराने के बाद ये कहा जाता है कि यहाँ की जो तैथिस सागर की जो तलहटी थी नीचे की, वो नीचे चली गई, तलहटी नीचे चली गई, और जो यहाँ अवसाद थे वो हिमालय के रूप में ऊपर आ गए, ऐसे समझिए। इसे वलय हिमालय, फोल्ड हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लो ये बुक है, इस बुक को जब हम इधर वाला हम भाग मान लेते हैं अंगारा लैंड का, और इधर से गोंडवाना लैंड का, जब ये दोनों पास आए तो कुछ इस तरीके से जो इसमें बीच में अवसाद थे वो ऐसे ऊपर उठ गए, और ये वाले भाग आपस में टकरा गए। तो इसी तरीके से हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है भूसन्नति सिद्धांत से। तो चलिए, भूसन्नति थ्योरी, तो ये हो गए भूसन्नति थ्योरी। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ इससे मिलती जुलती ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो दूसरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी पहले इस पूरे भाग को हम लोग जो दोनों यहाँ पे इसे एक बार फिर से हटा देते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ऊपर वाले भाग ये हो गया और ये हो गया। ठीक, ऊपर वाला बड़ा है थोड़ा सा। ठीक, तो ऊपर वाले संयुक्त रूप से इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? पेंजिया कहते हैं। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं, थोड़ा पोछ कम करते हैं, और ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड यहाँ पे जो ये वाली प्लेटें थी, इधर वाली, ये सब यूरेशियन प्लेट्स हैं। ठीक, और इधर वाली गोंडवाना लैंड में ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का पूरा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्लेट, ये सभी गोंडवाना लैंड का ही भाग हैं। तो इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में ये माना गया है कि हमारी जो
भारतीय प्लेट हैं, भारतीय प्लेट जो हैं यहाँ पे समझते हैं थोड़ा आकार बना के। इस तरीके से ये हो गई भारतीय प्लेट, और ये वाली हो गई यूरेशियन प्लेट्स। ठीक, तो ये तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, द्वीपीय प्लेट हैं, ये भी द्वीपीय प्लेट हैं, ये भी द्वीपीय प्लेट हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला ओशियन, ये समुद्र है, यहाँ पे ये समुद्र है। तो उनका मानना ये है कि यहाँ पे ये वाली प्लेट जो हैं ये वाली नीचे चली गई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये वाली प्लेट यहाँ चली गई। अब यहाँ जाने का कारण है डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पानी भरा रहता। ठीक है, तो ये थोड़ा फूली हुई होती, तो इसीलिए ये नीचे चली गई यहाँ, और ये वाली इधर आई। तो जब ये नीचे गई, नीचे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर अंदर भूगर्भिक क्रिया हुई, उसके बाद यहाँ पे ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ। ज्वालामुखी से जो बाह्य हिमालय, ट्रांस हिमालय का भाग है, वो ज्वालामुखी का परिणाम है। बाह्य हिमालय ज्वालामुखी का परिणाम है, और इधर वाला जो भाग है ये तो चला गया। अब ये जो अब धीरे धीरे ये नीचे चला गया, अब धीरे धीरे ये है। ठीक है, अब धीरे धीरे अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक बना लेते हैं। ठीक, अब कॉन्टिनेंटल प्लेट की टक्कर हुई। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट की टक्कर हुई तो यहाँ से जब ये टक्कर हुई तो यहाँ पे जो अवसाद थे, अवसाद मतलब कूड़ा करकट, जो अपर्दित होकर के जो चीज़ें आती हैं उनको हम लोग अवसाद कहते हैं। तो यहाँ पे जो अवसाद थे, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई तो यहाँ के अवसाद ऊपर गए। फिर हमारा बना बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद इसी प्रक्रिया में लघु हिमालय या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, धीरे धीरे यही प्रक्रिया होती गई। ठीक है, तो अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और जब हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ाएंगे तो आपको एक बार ये सब फिर से पढ़ाएंगे और विस्तार से पढ़ाएंगे, जिसमें सिर्फ एक क्लास हिमालय की होगी। हिमालय, और हो सकता मैदान भी उसमें कवर हो जाएं। तो ये दोनों थ्योरी आपके समझ में आ गई होंगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और भूसन्नति थ्योरी। इसके बाद हम लोग पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ठीक, पर्वतीय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणी है, बीच में जो मध्य में है ये लघु हिमालय, मध्य हिमालय, उसके उत्तर में दक्षिण बृहद हिमालय है, और उस ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की अभी हम आप लोग बता चुके हैं आप सबको हम कि ट्रांस हिमालय जो है ये यूरेशियन प्लेट्स का भाग है, और ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है, और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 400 किलोमीटर, और लगभग 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है बृहद हिमालय की चौड़ाई। और ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई जो है, चौड़ाई हमने पूरी बताई, बृहद हिमालय की नहीं, पूरे हिमालय की चौड़ाई 150 से लेके 400 किलोमीटर तक है। किलोमीटर में है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं मैदानी भाग। ये वाला जो मैदानी भाग है ये यहाँ दरअसल पहले एक गर्त था, और यहाँ से आने वाली जो नदियाँ यहाँ से निकली, जो नदियाँ आई पर्वतों से, हिमालय पर्वत से, वो अपने साथ अवसाद लाईं, और उन्होंने इस गर्त में अवसाद निक्षेपित कर दिए। धीरे 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 एक टाइम के बाद ये मैदान बन गया, और ये एक मैदानी भाग बन गया। मैदानी भाग हम लोग सबसे नवीनतम उत्पत्ति है वो मैदानी भाग की ही मानी जाती है।
हम लोग नोट कर लेते हैं कि सबसे नवीनतम उत्पत्ति मैदानी भाग की है। फिर पूछ दे, क्वेश्चन आ गया कि सबसे नवीनतम कौन है और विकल्प दे रखे हों कि पर्वत मतलब हिमालय, मैदानी मैदान और पठार, तो आपको क्या चूज करना? मैदान। सबसे नवीनतम जो क्रिया है वो अभी मैदान है। ठीक है, अब यहाँ अब नदियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हटा देते हैं। ठीक है, नदियाँ यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ये हमारा हिमालय हो गया। ठीक, ये हिमालय हो गया और ये यहाँ से नदियाँ निकली। यहाँ से नदियाँ निकलने के बाद जब नीचे आई, नीचे आने के बाद सबसे पहले ये वाला इलाका है, इसे हम लोग कहते हैं भांबर। भांबर, यहाँ ढाल बहुत ज़्यादा है नदियों का, पड़ोस से निकली क्योंकि ऊपर 6000 7000, माउंट एवरेस्ट 8000। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट फिर 8000 8848, फिलहाल ये 50 के लगभग पहुंच गई है, लेकिन अभी हम लोग, ठीक, तो मीटर, यहाँ से नदियाँ, यहाँ ढाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ढाल बहुत ज़्यादा है इधर वाले इलाके में। ढाल ज़्यादा होने से ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आई अवसाद, तो यहाँ पे इस भांबर वाले इलाके में इन्होंने निक्षेपित किए। यहाँ बड़े बड़े पत्थर होने के कारण एक संरचना ऐसी बन गई जिससे यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। भांबर वाले इलाके में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ नदियाँ गायब हो जाती हैं। ठीक, नदियाँ गायब हो गई। अब इस गायब क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, एक पाइप नुमा संरचना हम लोग समझ लें। पाइप डाल दिए, रख दिए, अब पानी जा रहा है तो ऊपर, अब पानी पाइप के अंदर से निकल जाएगा, हम लोग ऊपर खड़े होंगे तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ नदियाँ गायब हो जाती हैं। यहाँ ये सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र है। भांबर जो क्षेत्र है, भांबर सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र है, सबसे कम, नाम मात्र, ऐसे समझो उपजाऊ है ही नहीं, सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र। ठीक, क्योंकि यहाँ कुछ भी डालेंगे वो निकल जाएगा, कुछ रुकेगा नहीं। हाँ, कुछ होते हैं बेशरम टाइप के पेड़ पौधे, वो जमाते हैं, वो निकल आएंगे। उसके बाद नदियाँ यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं, वो अपना रास्ता भटक जाती हैं जब यहाँ पहुँचती हैं इस इलाके में। इसे हम लोग कहते हैं तराई क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र तराई है, तराई या दलदल। तराई या दलदल। ठीक, इस वाले क्षेत्र, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं और रास्ता भटक जाती हैं कि हमको निकलना, क्योंकि यहाँ पे इनका रास्ता सब बिगाड़ दिया है, तो यहाँ कंफ्यूज है कि हमको निकलना किधर है। उसके बाद ये निकलती हैं, ठीक है, इस शेप में कुछ, और ये वाला जो इसके आस पड़ोस का जो इलाका है, ये वाला, ये वाला, ये नदी हो गई, ये वाला इलाका, इसे हम लोग कहते हैं खादर। ये वाला इलाका कहलाता है खादर। ठीक, ये खादर हो गया। और इससे भी इधर वाला जो है, इधर वाला, और यहाँ इधर वाला, इधर इधर वाला और इधर वाला, ये वाला जो इलाका है इसे हम लोग कहते हैं बांगर। ये बांगर हो गया। ठीक है, तो सबसे, अब नदी के पास कौन सा है? खादर। खादर नदी के पास है ये वाला। इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये
ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये वाला इलाका खादर, तो खादर नदी के पास है। अब नदियाँ ऊपर से आ रही हैं, सारे जैविक खाद, समझ लो सब जैविक खाद ही ला रही हैं ऊपर से। जितने भी इधर से अवसाद हैं वो सब यहीं किनारे इकट्ठा करेंगे। सिल्ट है, चिकनी मिट्टी है, जो भी है वो सब यहाँ इकट्ठा करेंगी। तो इधर वाला जो इलाका होता है, ऐसा कहते हैं कि यहाँ खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। खादर सबसे उपजाऊ क्षेत्र खादर है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग खादर के बारे में। खादर सबसे उपजाऊ क्षेत्र, फसल के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है, तो इसे उपजाऊ क्षेत्र, ठीक, सबसे उपजाऊ क्षेत्र खादर है। उसके बाद बांगर। बांगर आप ऐसे समझिए, देसी भाषा में इसे हम लोग भूड़ बोलते हैं। तो यहाँ कुछ होता नहीं है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी हुई, वर्षा अर्षा हुई तो ये वर्षा फसल यहाँ होती है। ऐसा नहीं फसल नहीं होती है, लेकिन यहाँ वर्षा या आपके पास सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हैं तो यहाँ फसल होगी। वर्षा है, सिंचाई है, खुद के मतलब यहाँ कुछ रिवर का योगदान नहीं रहता है। लेकिन इस वाले इलाके में जो खादर का इलाका है, ये पूरा फसलों के लिए उपयोगी है, फ़ायदा उठाता है। लेकिन जो बांगर वाला इलाका है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसे हम लोग बांगर, क्योंकि बांगर सीमेंट आती है तो उससे हम लोग याद रखेंगे कि बांगर सीमेंट मजबूत होती है ना, मजबूती के लिए फेमस है। तो ये रहेगा कि बांगर सीमेंट याद रखो, मजबूत है तो यहाँ कुछ होने नहीं देती। अब सीमेंट जहाँ डाल दोगे वहाँ कुछ पैदा होगा, लेकिन बिल्कुल भी ये भी नहीं याद रखना कि कुछ नहीं होता है, फसल होती है। अगर आपके पास सिंचाई के संसाधन खुद के हैं, मानव निर्मित हैं, तो फसल होती है। अब जैसे अभी नदी जोड़ो परियोजना एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही, तो बुंदेलखंड इलाके को ये ऐसे इस तरीके से कुछ उनकी लिंकिंग हो रही है। तो इस वाले इलाके में अब पहले ये इलाका, ये खादर हो गया आपका, ये खादर हो गया, ये बांगर था। अब यहाँ से जब नदियाँ निकलेंगी तो इतना लगभग ये वाला इलाका जो है आपका, ये भी खादर की तरह काम करेगा। तो अगर आपके पास खुद के संसाधन हैं तो यहाँ फसल हो सकती है, ठीक है। अब हमने उत्तरी नदियों को समझ लिया है। अच्छा हाँ, यहाँ जो आस पड़ोस मिट्टी होगी वो जलोढ़ होगी। अब इसे हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जलोढ़, क्योंकि जल से उड़ाई हुई मिट्टी, जल से उड़ाई हुई मिट्टी जलोढ़। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो इस वाले रीजन में जो मिट्टी पाई जाती है उसे जलोढ़ कहते हैं, क्योंकि जल के द्वारा उड़ाई गई। नई जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ होती है। पुरानी जलोढ़ जो खादर का इलाका है वहाँ नई जलोढ़, खादर वाले इलाके में नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक, नई जलोढ़। और बांगर, बांगर सीमेंट, बांगर वाले इलाके में भैया काहे परेशान कर, बांगर पुरानी जलोढ़, इधर वाला इलाका पुरानी जलोढ़, ठीक है, दोनों तरफ जलोढ़। तो अब हम लोग समझेंगे ये वाला रीजन गोंडवाना। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना क्या किताबों में लिखा है कि ये वाला जो हिमालय का जो ओरिजिन हुआ है ये 11 करोड़ वर्ष पहले, ठीक, 11 करोड़ वर्ष पहले। और जो ये वाला है इधर वाला, इसे इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, सब लोग जानते होंगे। इधर वाला जो इलाका है दक्कन का पठारी क्षेत्र, ये 16 करोड़ वर्ष पहले। तो जियोग्राफी के हिसाब से 11 करोड़ वर्ष पहले कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये इलाका बहुत मजबूत है, स्थिर, इसे हम लोग स्थिर इलाका मानते हैं। रीजन ये स्थिर रीजन है, ये वाला रीजन स्थिर नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों को पता है कि दिल्ली में भूकंप आया,
सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? इसी वाले क्षेत्र में। और जो भी भूकंप आया उसका हम लोगों ने सुना होगा कि केंद्र कहाँ था? नेपाल। ठीक है, तो नेपाल ये पड़ता है, ये वाला, ये नेपाल है। तो भूकंप आया है लगभग यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली में आया, तो नेपाल यहाँ पे पड़ता है। तो इधर जब हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे तो भूकंप के जोन पढ़ेंगे, क्योंकि ये भूकंपीय जोन है। ठीक, इसे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। और इधर भूकंप नहीं आते हैं, कभी कभार हल्का फुल्का, बहुत कम। हमने शायद इधर भूकंप नहीं सुने हैं। हाँ, यहाँ पे ज़रूर भुज वाले इलाके में सुने हैं, लेकिन इधर हमने कोई भी अर्थक्वेक नहीं देखा है। इधर आते रहते हैं, कभी दिल्ली आया, कभी श्रीनगर आ गया, कभी दिल्ली आ गया। ठीक है, ऐसा हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। ये इलाका मजबूत है, भूकंप नहीं आते हैं। तो अब यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, इधर से जो नदियाँ निकलती हैं, ये वाला जो है, इस वाली जो लाइन ड्रॉ है, इसे हम लोग मान लेते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, ये वाला पश्चिमी घाट मान लेते हैं। ये जो लाइन है इसे हम लोग मान लेते हैं पूर्वी घाट। ठीक, अब पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट, जो पश्चिमी घाट है और जो पश्चिमी तट है, उसके बीच वाले इलाके को हम लोग कहते हैं पश्चिमी मैदान। ये अपनी, क्योंकि यहाँ वर्षा ठीक ठाक होती है तो यहाँ उपज अच्छी होती है। इधर वाले जो पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच का जो रीजन है, इसे हम लोग कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं और इधर को जाती हैं। मतलब पश्चिमी घाट में निकलने के बाद पूर्वी तटीय क्षेत्र पर अपना डेल्टा बनाती हैं। और हम लोग नदियों को जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन यहाँ याद रखो, जितनी भी नदियाँ, लगभग सभी नदियाँ जो इस वाले इलाके में, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाके, वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और जो नदियाँ इधर गिरती हैं, मतलब यहाँ से निकली यहीं गिर गई, ऐसे समझो। लेकिन कुछ नदियाँ यहाँ मध्य प्रदेश से भी आई हैं, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तो वो नदियाँ यहाँ आके गिरती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख। इतना हम लोग बस इतना याद रखें कि पश्चिमी तट पर गिरने वाली जो नदियाँ हैं, जो अरब सागर में जाके गिरती हैं, उनको वो एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। और जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा एस्चुरी के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है। तो अभी बस इतना जान लेते हैं कि यहाँ ये नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं, बारिश होती है तभी इनमें पानी आता है। लेकिन यहाँ कावेरी नदी जो है वो मौसमी, उसे बारहमासी नदी कहते हैं। रीज़न क्या है कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है तब भी उसमें पानी आता है। जब इधर से मानसून भी हम आपको पढ़ाएंगे, जब उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश होती है तब भी उसमें पानी आता है। और यहाँ वाली नदियाँ जो हैं, उत्तरी हिमालय की नदियाँ हैं, वो बारहमासी रिवर हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ से भी पानी मिलता है हमको, और बारिश से भी, मौसम जब बरसात होती है तब भी पानी मिलता है। और वहाँ हिमनद पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलता है, तब भी वाटर आता है। तो अच्छा, यहाँ बर्फ़ है क्यों? क्योंकि ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल में ऐसा होता है कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे, 165 मीटर प्रति मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। तो यहाँ तो पर्वत 8,000 ऊँचे, 8,000 मीटर, 7,000 मीटर, बहुत सारी, लगभग 30 से ऊपर चोटियाँ ऐसी हैं जो 7,000 मीटर से ऊंची हैं। तो बर्फ़ जमेगा, यही कारण है। ठीक है, अब इधर जो नदियाँ हैं, इनमें कौन सी मिट्टी होगी?
इनमें इधर बड़ी मजबूत हैं, कोई इधर सिल्ट या कुछ भी नहीं है, अवसाद वगैरह कुछ नहीं है, हल्के फुल्के हैं। तो इधर वाली नदियों की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, होती वो भी जलोढ़ ही है, लेकिन वो उपजाऊ नहीं होती है। इधर वाली यहाँ डेल्टा बनाते हैं सब, लेकिन इधर उपजाऊ नहीं होती। हाँ, इधर भी वही हाल है, लेकिन इधर बारिश अच्छी मिल जाती है और इधर वाले रीजन को थोड़ा बारिश कम अच्छी मिलती है। इधर बारिश अच्छी मिल जाती है। तो बारिश बारिश देखो, हम लोग पढ़ेंगे अभी एक और कि हिमालय की उपयोगिता। अब जब मौसम आता है, मौसम यहाँ से गया, यहाँ टकराया तो बारिश हो गई। यहाँ से एक बे ऑफ बंगाल के में भी, जब मैं ये सब इधर यहाँ पे नेपाल का इलाका है, नीचे नीचे नेपाल का इलाका है। तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, आने के बाद इधर ये जो यहाँ पे म्यांमार का इलाका है, यहाँ इधर वाले क्षेत्र पे जो इधर वाले क्षेत्र का जो पहाड़ी रीजन है, उससे जब हमारी नदियाँ टकराती हैं, वो मानसून जब टकराता है तो वो इधर को मुड़ता है, इस साइड मुड़ता है। इस साइड मुड़ने के बाद जो हम लोग मानते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बारिश होती है, लेकिन वो बे ऑफ बंगाल की शाखा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आराकुमा। ठीक है, और मानना तो ये भी है कि जो ये वाला जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार भी हिमालय पर्वत का ही भाग है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अंडमान निकोबार को भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे दो ज्वालामुखी हैं, एक है नारकोंडम। ठीक है, ये सुषुप्त है, सक्रिय नहीं है। यहीं पे आप ऐसे समझिए, जो काला पानी की सज़ा होती है वो यहीं दी जाती है, यहीं इसी में भेज दिया जाता है। आस पड़ोस वाटर है। ये थोड़ा ये वाला जो है, ये नारकोंडम हो गया है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बैरन। ठीक है, इस वाले भाग को बैरन बोलते, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे। नारकोंडम और बैरन, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम लोग लगभग इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है हम लोगों का, और अगर कुछ बचा है तो इधर वाला लक्षद्वीप, ये भी द्वीप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थार का मरुस्थल भी पढ़ेंगे। सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप जो हमने बताया है आप सबको समझ में आया होगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे इसका कल इंडियन ज्योग्राफी कल भी होगी। इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, क्षेत्रफल और ज्योग्राफिकल क्षेत्रफल डाटा पढ़ेंगे। ऐसे समझिए आप, कौन सा राज्य कहाँ पर है, क्षेत्रफल कितना है, कौन सी जनसंख्या है। अब ये मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका में जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ खेती अच्छी होती है। यहाँ विनिर्माण भी, जो हमारे निर्माण उद्योग लगाए जाते हैं वो भी अच्छे से इस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो खेती सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, फसल होती है। तो सबसे जो घनी आबादी है वो यहीं होगी। जनसंख्या देख लो उत्तर प्रदेश में कितनी है, सबसे ज़्यादा घनी आबादी बिहार में है। तो बाकी इधर इन वाले इलाकों में जनसंख्या कम। राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखो तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लेकिन जनसंख्या इधर वाले, इसीलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या इधर है। तो आई होप हमने जो बताया है आप सबके समझ में आया होगा। और आप आइए ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, पढ़िए, साथ में पढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, अप्रिसिएट करें अगर वीडियो अच्छा लगे। आज पहला वीडियो है, कल दूसरा आएगा। तो साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। It's 15:02. By the way,
way, do not disturb mode is on, so you won't hear all of your incoming notifications. By the way, you can stop me at any time.